हेलो सभी लोगों को। आशा करता हूँ आप लोग सब लोग सेफ होंगे। और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है RWSS अपना सब्जेक्ट है। और इसका यूनिट 1 हमने शुरू कर दिया है और हम इसके आगे यूनिट 1 का लेक्चर 2 पे हैं और हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। तो यूनिट 1 के फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिकली जो भी चीज़ें जानी थी वो स्टार्टिंग थी RWSS में, कि रूरल एरियाज में सप्लाई और सैनिटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, कि परसेंटेज आखिर इतनी कम क्यों है। ये हमने देखा कि परसेंटेज कम है, लेकिन क्यों है ये अब हमको देखना है। और कैसे आगे लेके जाना है, वाटर सप्लाई कैसे करनी है, वाटर सैनिटेशन कैसे रखना है रूरल एरियाज का, इन्वायरमेंट क्या है, और क्या 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 हिंड्रेंसेस आ रही हैं, क्या क्या स्कोप है वहाँ के। तो ये सब हम देखेंगे धीरे धीरे अब आगे। तो हम लोग अब आगे शुरू करते हैं अपना जो लेक्चर 2 है। तो दैट इज रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पार्ट लेक्चर 2। तो इसमें मैं ऐसा करूँगा कि एक नोट्स मुझे मिले हैं और हेल्प किसी हेल्प से, तो मैं उसको प्रेजेंट करूँगा स्क्रीन पर और आप लोग को समझाते हुए चलूँगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे चलेगा, कैसे रहेगा। तो मैं शेयर करता हूँ आप लोग को स्क्रीन, आप लोग को समझ आएगा। होप आप लोग की स्क्रीन पर आ गया होगा। तो ये रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। अब देखते हैं कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो इन्वायरमेंट एज द नेम सजेस्ट, क्या मतलब हो सकता है इन्वायरमेंट? मतलब कि वो सराउंडिंग्स जिसमें हम रिसाइड कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए हैबिटेबल है, जहाँ पे हम रहते हैं। तो वो सराउंडिंग्स को हम कहेंगे इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ द थिंग्स। ओके। तो लिविंग और नॉन लिविंग पे हम लिविंग में हम इंसान, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में एयर है, फिजिकल पैरामीटर जैसे कि सॉयल हो गई, वाटर हो गया। तो ये सब जो फिजिकल चीज़ें हैं जिनको जिनके अंदर लाइफ नहीं है, ये और हम लिविंग बींग्स मिलकर एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो इन्वायरमेंट को हमने देखिए बेसिकली क्लासिफाई किया हुआ है दो तरीके से। पहला होता है फिजिकल या फिर एबायोटिक इन्वायरमेंट। एबायोटिक मतलब होता है कि लाइफलेस, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, मिनरल गैसेस, वाटर, सॉयल, इन तरीके के जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं इनको कहेंगे क्या? इनको कहेंगे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स एज द नेम सजेस्ट इंक्लूड्स द लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इसमें क्या क्या होंगे देख लीजिए, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, ये सब कंस्टिट्यूट करते हैं क्या? एक प्रॉपर इन्वायरमेंट को। ठीक है। तो अब इन्वायरमेंट अगर हमें नेचर ने दिया हुआ है तो हमें उसकी केयर भी करनी है, सैनिटेशन उसका प्रॉपर रखना हुआ। नहीं रखेंगे तो फिर जैसे हमने देख लिया है 2020 में क्या हो गया है, अचानक से हमने नेचर से इतने सालों तक खिलवाड़ किया और अचानक से नेचर ने हमारे साथ ही कुछ ना कुछ उल्टा कर दिया है। COVID-19 इज एन एग्जाम्पल। तो इन्वायरमेंट सैनिटेशन, इट डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस एंड नीड फॉर यूज ऑफ एयर वाटर। देखिएगा, एयर, वाटर, फूड, लाइटिंग, इन्वायरमेंट, शेल्टर, इन सब चीज़ों को एक क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने एक तरीके से बोला हुआ है कि देखिए हमें ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, तो इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर स्केल पे रखना पड़ेगा। अगर उनमें कोई गड़बड़ी आई तो हमारे साथ भी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है। The field of sanitation in public health engineering work includes water supply, disposal of waste, plumbing, control of air pollution, ventilation, lighting, etc. ठीक है। तो ये होते हैं कुछ कंपोनेंट्स हैं प्रॉपर सैनिटेशन के। तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्यों जरूरी है ये आपको पता लग गया है। अब रूरल सैनिटेशन से हम बात करते हैं। रूरल सैनिटेशन क्या होता है? देखिए, रूरल सैनिटेशन होता है, एक सेकंड जरा वेट। हम्म तो हमें देखना है रूरल सैनिटेशन। अब हम रूरल सैनिटेशन में जैसे
एज द नेम सजेस्ट कि जो एरियाज बैकवर्ड्स हैं, रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, वो उन वहाँ पे क्या करना है तो प्रॉपर सैनिटेशन वहाँ पे हो सके। तो हमारे देखिए इसमें बेसिकली चार कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हमें पूरा करना पड़ता है। तो पहला है प्रोविजन ऑफ सेफ एंड पोर्टेबल वाटर। ठीक है, जो पानी प्रोवाइड किया जाए रूरल एरियाज में वो पीने लायक हो, उसमें पैथोजेंस और कलर, टर्बिडिटी, ऑर्डर ये सब नहीं होना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स हम आगे देखेंगे, बट इतना जान लीजिए कि पोर्टेबल मतलब ड्रिंकेबल होना चाहिए। दूसरा है कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ ड्राई रिफ्यूज। तो जो गांव या देहात एरिया होता है वहाँ पे ड्राई रिफ्यूज वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन जो भी होता है उसको जनरेट हुआ है। ड्राई रिफ्यूज का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। ड्राई रिफ्यूज का मतलब होता है कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं या बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं डिकम्पोज होने के लिए, सच एज प्लास्टिक हो गया, वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, ये टाइम जो है बहुत ज्यादा लेते हैं डिकम्पोज होने में। तो इनका कलेक्शन और इनका प्रॉपर डिस्पोजल करना फ्रॉम द रूरल एरियाज, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ सलेज। तो सलेज क्या होता है? सलेज वो होता है वेस्ट जो कि घरों के बाथरूम से और किचन से जनरेट होता है, एक्सक्लूडिंग द टॉयलेट पार्ट। ठीक है, तो वो वाला जो पार्ट होता है लिक्विड वेस्ट में उसे कहते हैं सैलेज। अब इनका जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो भी देखना पड़ेगा। और चौथा है डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीट वेस्ट, जो कि टॉयलेट से जनरेट हुआ वेस्ट है, उसे भी हमें प्रॉपर डिस्पोज करना होगा। तो ये चार जो होते हैं वो आते हैं पार्ट रूरल सैनिटेशन के। ठीक है, अब जैसे कि ये देखते हैं इन चारों को करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें। तो ये नीचे जो लिखा हुआ है हम इसे देख लेते हैं, क्या मतलब है इनके कहने का। द रूरल एरिया कंसिस्ट ऑफ विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स आर मोस्टली अनसीवर्ड। जो रूरल एरियाज हैं अनसीवर्ड, सीवर्ड और अनसीवर्ड मतलब ये होता है, सीवर मतलब कि एक सीवर की पाइप लाइन बिछी हुई है, और अनसीवर्ड मतलब कि वहां पे कोई सीवर की पाइपलाइन नहीं है कलेक्शन और डिस्पोजल ऑफ सीवेज के लिए। तो एरियाज जहाँ पे रूरल एरिया है वहां पे सीवर का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। पहला रीजन उसका है adequate water supply which is necessary for efficient functioning water carry system is not available। पहली बात तो वाटर सप्लाई ही अवेलेबल नहीं है उतनी। खैर अब हो गई है काम भर की, लेकिन उतनी नहीं है कि सीवेज इतना जनरेट हो जिसको हमें प्रॉपर डिस्पोज करना पड़े। तो पहले क्या ध्यान देना है? पहले तो वाटर सप्लाई करनी है उनको, फिर हम सीवेज का ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, दूसरा है पॉपुलेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, मतलब कि फिक्स नहीं है एक जगह पे पॉपुलेशन की। हाँ, इस एरिया में पूरा बल्क होगा। वो रूरल एरियाज में देखते होंगे आप, एक घर यहाँ तो दूसरा घर 100 मीटर दूर, तीसरा घर किलोमीटर भर दूर, ऐसे ऐसे होता है। तो इस तरीके से अगर सीवरेज, सीवर और वाटर सप्लाई आपको प्रोवाइड करना हो तो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा ही कुछ पैसा लग जाएगा गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट था ये था आपका। अब ये जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। द वर्क ऑफ सैनिटेशन इज जॉइंटली डन बाय पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कॉर्पोरेशंस, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, various other international organizations such as WHO, UNESCO, UNICEF helps in other forms। तो ये लोग भी, ये बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि अपने उस जगहों को देखते हैं और वहाँ के लिए कुछ पॉलिसीज और कुछ फंड्स का इंतजाम करते हैं। तो ये हम क्या बोल सकते हैं इनको, हेल्पिंग एजेंट्स हैं एक तरीके से हमारे रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में। तो ये सब थे हमारे हेल्पिंग बॉडीज। तो अब आगे देखते हैं। जैसे ये एक्सटर्नल एजेंसीज, कुछ एक्सटर्नल कोऑपरेशंस होते हैं जिनकी वजह से भी हमारे देश में कई रूरल वाटर सैनिटेशन सप्लाई प्रोग्राम्स चलते हैं। तो वो देख लेते हैं कैसे। जैसे कि एक्सटर्नल एजेंसीज जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करते हैं, तो जिनसे कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो सके। तो देख लेते हैं कि उन्होंने किस किस में हेल्प किया हुआ है। जैसे कि
वर्ल्ड बैंक में ने जो फंड किया हुआ है वो है 4, इस तरीके से देख सकते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसा पहला है आंध्र प्रदेश रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये कब हुआ था? 2009 में। अब इसमें क्या हुआ कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश में करना था, तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ अपना मॉनिटरी सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो जैसे इसको डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का इसका मेन था पहले कि सेक्टर डेवलपमेंट हो सके। तो पहले एक सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट को पूरा फाइनलाइज किया जाता है, फिर उसके बाद सेक्टर वाइज डिवाइड किया जाता है। तो ये पहला फेज रहता है, पहला कंपोनेंट रहता है इस स्कीम का या इस प्रोजेक्ट का। दूसरा फेज था कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करा जाए आंध्र प्रदेश वाले में, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा इसका कंपोनेंट था। और जो तीसरा कंपोनेंट था अ, वो था आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं, डेवलप वेट द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट जो था वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सपोर्ट जो था इंटीग्रेटेड विद सोर्स स्ट्रेंथनिंग मेजर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। मतलब कि कुछ नहीं, इसको एप्लीकेशन था एक तरीके से इसका, ठीक है। तो जो हमने वहां से प्रोजेक्ट में पूरा प्लानिंग की, उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट था या थर्ड फेज था, ठीक है। तो हम आगे देख लेते हैं अब हमें क्या था। अगला है कर्नाटक रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट। तो ये भी सेम ही था, ऐसा कुछ खास नहीं था सब में। प्रोजेक्ट में बस ये ध्यान दिया गया था, जैसे कि नीचे जो 3 लिखे हुए हैं सिमिलर ही प्रोजेक्ट एक तरीके से कह सकते हैं। बस इनका वही एम था कि वाटर सप्लाई और सैनिटेशन जो रूरल एरियाज में होना चाहिए वो हमें प्रोवाइड करना है। उसके लिए फंडिंग प्रोवाइड की थी वर्ल्ड बैंक ने। तो इन चारों का नाम आप याद कर लीजिए और किस ईयर में हुए थे ये याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, जो देखते हैं हम क्या है इसमें स्टेटस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इन इंडिया। तो क्या स्टेटस है हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या हो सकता है। तो उसके लिए बात करते हैं। तो स्टेटस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इन इंडिया, इसमें यह था कि जैसे हम लोग ने वो पढ़े थे कि कितने परसेंट ऑफ एरिया हमारा अभी भी सैनिटेशन से दूर है और कितने परसेंट में वाटर सप्लाई हो चुकी है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि 2008 में 88% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया हैड एक्सेस टू इम्प्रूव वाटर सोर्स। मतलब कि वहाँ पे पीने का पानी पहुंच चुका था जो कि पोर्टेबल था। एंड 31% हैड एक्सेस एंड 31% हैड एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन, ठीक है। ये कहाँ की बात थी? ये ऑल ओवर इंडिया की बात है, ठीक है। अब रूरल एरियाज की बात की जाए तो 72% ऑफ इंडिया के पास, ऑलमोस्ट 72% के पास रूरल एरिया में ड्रिंकिंग वाटर। तो 72% पॉपुलेशन, ओके, सो यह 72% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज में है, लेकिन उसमें से 84% ऑफ पीपल के पास वाटर, ड्रिंकिंग वाटर पहुंच चुका है। लेकिन 21% ही अभी प्रॉपर सैनिटेशन यूज कर रहे हैं। तो वास्ट डिफरेंस देख रहे हैं इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। और हमने टारगेट जो पढ़ा हुआ था वो 25 का था कि 25% सैनिटेशन हो जाए ऑल ओवर इंडिया, लेकिन वो भी नहीं हो पाई है। तो इसके क्या कारण है और इसको कैसे सुधारा जाए? तो कुछ नंबर ऑफ इनोवेटिव अप्रोचेस हैं। A number of innovative approaches to improve water supply and sanitation have been tested in India in early 2000, which include demand-driven approaches in rural water supply since 1999 and community-led total sanitation। तो ये दो तरीके हैं जो कि इनोवेशंस हैं जो कि यूज की गई हैं 2000 या 2000 से पहले, जिससे वो प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड किया जा सके। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम देख लेंगे बाद में। अभी हम अगला जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्लीट वाटर सप्लाई स्कीम फॉर बिग टाउन्स। पहले हम बिग टाउन्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमने बिग टाउन्स के बारे में थोड़ा बहुत अपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है, हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, सेम ही पढ़ना है।
बस थोड़ा सा सोर्सेस वेरी कर जाते हैं रूरल एरियाज में। तो पहले हम अर्बन एरियाज या टाउन्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि रिवर से इनटेक होता है, ठीक है। फिर रिवर से इनटेक किया, इनटेक वेल में, फिर मेजरिंग वेयर जो मेजर करता है कि कितने मीटर क्यूब या क्यूमेक्स पानी आ रहा है। फिर प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ठीक है, उसमें जितने भी इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको हटाना, वो हो गया प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स। कोगुलेशन यूनिट जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है कोगुलेंट, और वो फिर अगल बगल के सस्पेंडेड पार्टिकल्स को एक कोगुलेटेड फॉर्म में लेकर सस्पेंडेड से वो सेडिमेंटेड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। फिर क्लैरिफायर होता है, फिर फिल्टर हाउस होता है। तो क्लैरिफायर, फिल्टर हाउस ये क्लीनिंग का काम करते हैं। क्लोरीनेशन क्या है, ये क्लोरीनेशन प्रोवाइड क्यों किया जाता है, ये एक तरीके का डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है जिससे कि बैक्टीरिया पैथोजेंस को खत्म किया जाता है, एक लिमिट में ही दिया जाता है, ठीक है। फिर वहां से जब अपना ट्रीट हो गया वाटर, उसके बाद क्या होता है कि इस वाटर को एक एलिवेटेड रिजर्वॉयर पे भेजा जाता है, जैसे कि हमारे म्यूनसिपैलिटी वाटर टैंक्स हो गए। वहां पे भेजने के बाद एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। नेटवर्क के हिसाब से वो कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं उस एरिया के लिए, उस हिसाब से आपका ये वाटर सप्लाई पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे कि ये तो हो गई बात हमारे टाउन्स की, कि पानी लिया नदी से और घरों तक पहुंचा दिया, और इसको में प्रॉपर ट्रीटमेंट होना जरूरी है, प्रॉपर टाइम लगता है इसमें, और प्रॉपर यूनिट्स प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। अब जैसे रूरल वाटर सप्लाई की बात करें, तो रूरल वाटर सप्लाई में क्या होता है कि दो तरीके से होती हैं। व्हेन इनटेक इज स्प्रिंग, और भी हो सकती हैं लेकिन यहाँ पे दो मेंशन की हुई हैं मैंने। तो व्हेन द स्प्रिंग इज व्हेन द सोर्स इज स्प्रिंग एंड वो सोर्स इज ग्राउंड वाटर। स्प्रिंग क्या होते हैं, देखिए स्प्रिंग वो होते हैं जो वाटर, कभी मान लीजिए कि एक ग्राउंड वाटर जो है वो एक कहीं से ओपनिंग एक मिल जाए उसको, और वो सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाए, तो वो वाटर सोर्स में भी अबव ग्राउंड लेवल हो सकता है, एक ग्राउंड लेवल नीचे हो सकती है, एक ग्राउंड लेवल अबव हो सकती है। तो वहां से क्रैक्स और फिजर्स अगर मिल जाते हैं, एक रास्ता मिल जाता है जिससे कि वो ग्राउंड सरफेस पे आ सके, तो उसे कहते हैं स्प्रिंग। अब स्प्रिंग से इनटेक लेना, फिर उसके बाद इनटेक के बाद सेटलिंग टैंक लगाना। सेटलिंग टैंक वही हो गए जहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स को नीचे लाया जाता है टैंक में। फिर उसके बाद एलिवेटेड वाटर, एलिवेटेड क्लियर वाटर रिजर्वॉयर, सिमिलर प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कम हो गई हैं। फिर क्लोरीनेशन अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो क्लोरीनेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये सब सब पता है। एलिवेटेड वाला, एलिवेटेड रिजर्वॉयर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि पहले हम कितना टाउन्स के लिए कितना ज़्यादा हम करते हैं, और यहाँ पे इतना कम कर रहे हैं। और या तो दूसरा हो सकता है, सोर्स क्या है, सोर्स इज ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड मतलब कि अब वो तो पंप करके ही निकालना पड़ेगा, कोई एक मैकेनिकल मीन यूज होगा तभी जाके ग्राउंड वाटर को सरफेस पर लाया जा सकता है। तो पंप हाउस, ठीक है, मशीन्स लगी होंगी यहाँ पर। एलिवेटेड रिजर्वायर, फिर पंप हाउस से डायरेक्ट बिना ट्रीटमेंट लगा दिया एलिवेटर रिजर्वायर पे। फिर उसके बाद क्लोरिनेशन जो कि पैथोजेंस किल करने के लिए, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भेज दिया गया। तो अब देखिए इसको, जैसे इतना अगर समझ में आ गया है, तो अप्रोचेस फॉर रूरल वाटर सप्लाई। तो अप्रोचेस क्या क्या हो सकते हैं सप्लाई करने के रूरल वाटर को, रूरल वाटर सप्लाई। तो सप्लाई ड्रिवन अप्रोच, most rural water supply schemes in India use a centralized supply driven approach, that is government institution designs a project and no capacity building for the community, requiring no water fees to be paid for its subsequent operation। तो ये है सप्लाई ड्रिवन अप्रोच, जहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करेगी और कम्युनिटी से कोई फीस नहीं लेगी, और कि आगे जो भी ऑपरेशन होने हैं उससे कोई इसका कोई पैसा नहीं लेगी। और डिमांड ड्रिवन अप्रोच क्या होता है, यूजर आर एग्रीड टू पे टैरिफ। देखिए वहां पे यूजर, सप्लाई ड्रिवन में यूजर्स को पैसे नहीं चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक टैरिफ लग गया, एक चार्ज लग गया
कि जितना इज सेट एट अ लेवल सफिशिएंटली हाई टू कवर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब उसको चलाने का और उसके मेंटेनेंस का खर्चा निकल आए। कम्युनिटीज आर बीइंग कंसल्टेड एंड ट्रेन एंड ऑल्सो इंक्लूड्स मेजर्स ऑफ हाइजीन बिहेवियर। तो कम्युनिटीज को ट्रेन किया जाता है और उनको हाइजीन सिखाया जाता है कि प्रॉपर सैनिटेशन कैसे रखना है। तो ये चीज़ें डिमांड ड्रिवन अप्रोच में आती हैं। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर रूरल वाटर सप्लाई, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं रूरल वाटर सप्लाई के लिए। तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको देखते हैं क्या है ये। टेक्नोलॉजी इनिशिएशन ऑन ड्रिंकिंग वाटर नेम नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन लॉन्च हुआ था 1986 में, और इसका नाम चेंज कर दिया गया था राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर 1991 में। तो ये सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करने के लिए था विलेजेस में। और अगला ये एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले वाले लेक्चर्स में। तो ये था 1972 से 1973 लॉन्च हुआ था, और इसका भी एम यही था। और अगला था स्वजल धारा, ये मेंशन हुआ है। और तीन जो मेंशन किए हैं, इसके अलावा भी मैंने और पढ़ाए हुए हैं लेक्चर 1 में, तो उसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। तो स्वजल धारा के 2 पार्ट थे जिसको मैंने कहा था कि पढ़ लीजिएगा। पहला पार्ट स्मॉल एरियाज के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, दूसरा नहीं पहला होल प्रोजेक्ट के लिए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, ऐसा था कुछ। तो उसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल वाटर सप्लाई, तो मोर देन 72% ऑफ पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज, ठीक है, बट ओनली 60% ऑफ देम रिसीव पोर्टेबल वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सबके पास नहीं है। 84% यह क्या पानी पहुंचा है, लेकिन 60% जो है वो अभी भी डिप्राइव्ड ऑफ पोर्टेबल। 60% के पास ही पोर्टेबल वाटर है, बाकी के पास पानी पहुंचा है, बस साफ सुथरा है कि नहीं ये नहीं पता। और पोर्टेबल वाटर सप्लाई विद ओनली अबाउट 20% ऑफ पाइप वाटर सप्लाई। तो रूरल एरियाज में देखिए कितना कम है पाइप वाटर सप्लाई। उनको ये तो डायरेक्टली फ्रॉम ओपन सोर्स मिल रहा है, या फिर उनको मतलब कि कुछ ना कुछ डायरेक्टली फ्रॉम सरफेस ले रहे हैं, रिवर ले रहे हैं, कैनाल ले रहे हैं, स्प्रिंग्स ले रहे हैं, लेकिन उनके पास पाइप सप्लाई नहीं पहुंची है। क्यों नहीं पहुंची है ये देख लेते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द विलेजेस टू पोर्टेबल वाटर सप्लाई ड्यू टू, क्यों, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नियर बाई वाटर सोर्स। ठीक है, आसपास अगर वाटर सोर्स नहीं है तो दूसरे शहर से या दूसरे राज्य से पानी लेके नहीं पहुंचाएंगे पाइप के थ्रू, वो बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फंड्स टू डेवलप, सिंपल सेम रीजन वही, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, पैसे की कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं। इन एक्सेसिबल नेचर ऑफ विलेजेस, तो कई विलेजेस ऐसे हैं जहाँ को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, जैसे हिल एरियाज हो गए, या फिर वो एरियाज जहाँ पे वो जहाँ पे एक्सेस नहीं मिल पाता है, जैसे कि जो इंडिया की ईस्टर्न साइड में जो भी विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे नहीं उनको एक्सेस है। कॉस्ट रिकवरी और इन रूरल एरियाज इज लो। कॉस्ट रिकवरी, हाँ बिल्कुल। अब शहर में तो हर एवरीवन इज विलिंग टू पे, एंड सबको हाँ कोई और सोर्स भी नहीं है कि हमें पानी कहाँ से मिलेगा। गांव में है कि उनके पास अलग अगर ऑप्शंस हैं तो वो पे करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो उनके पास ऑप्शंस होते भी हैं, उन्हें पता रहता है कैसे क्या करना है, तो रिकवरी वहां से लो होती है। एंड मेजॉरिटी ऑफ रूरल वाटर सप्लाई सिस्टम्स आर नॉट डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, वहां पे मेंटेनेंस करना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा नेटवर्क होगा। ठीक है, शहरों में बड़ा नेटवर्क होना ठीक है, लेकिन उनके लिए फिर वहां पे अलाउड भी होता है, इतने लोग होते हैं कि सब मैनेज करते हैं, लेकिन गांव के लिए जरा से लोगों के लिए इतना ज्यादा लोग का पॉइंट करना, फिर एक तरीके से अनइकोनॉमिकल, हर चीज रिलेटेड है पैसे से, तो वो दिक्कत करती है। इंडियाज वाटर रिसोर्सेज क्या है देख लेते हैं। इंडिया विद अ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ नियर बाय 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, गर्मी सर्दी और ठंड एकदम एक्सट्रीम पड़ती है यहाँ पे, कोई एकदम मुरव्वत नहीं। नॉर्मल एनुअल रेनफॉल वेरीज फ्रॉम, हाँ ठीक है, 100 mm टू
वेस्टर्न राजस्थान टू 11,000 mm एट चेरापूंजी मेघालय। तो ये रेंज बताई गई है। जनरली हमारे इंडिया का जो रेनफॉल डेटा है वो 1.2 मीटर या 120 सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज है। तो ये रेंज है राजस्थान में एक जगह पे जहाँ 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर से लेके 100 11,000 mm मतलब कि 110 मीटर के आसपास। तो ये रेंज हो गई आपकी। ये रेंज मुझे गलत लग रही है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ये रेंज शायद गलत है यहाँ पे। तो जो एवरेज रेनफॉल है वो हमारी 1.2 मीटर्स है, उसको याद रखिएगा ये वाली वैल्यू। तो 1.2 मीटर्स का वैल्यू मतलब बहुत ज़्यादा पानी बरसता है हमारे वहाँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि पानी की कमी हो जाए, कमी हो सकती है अंडरग्राउंड वाटर पे, क्योंकि सारा पानी अब जो होता है वो ड्रेन करके सीधे रिवर्स से ओशन में जा रहा है और ग्राउंड में रिचार्ज बहुत मुश्किल से हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। जैसे द एवरेज रेनफॉल ओवर द कंट्री इज, भाई देखिए दिखा रहा है कि 120 मीटर्स 1.2 मीटर्स के आसपास ऑन एन एवरेज हमारे वाटर रेनफॉल है पर ईयर। आउट ऑफ द टोटल प्रेसिपिटेशन अ पार्ट ऑफ वाटर गोज इनटू द ग्राउंड वाटर स्टोरेज, जो कि बहुत कम है आज के टाइम पे। अ पार्ट इज लॉस्ट एज इवापोरेशन। ठीक है, कुछ पार्ट प्रेसिपिटेशन का ग्राउंड वाटर में जा रहा है, कुछ इवापोरेट कर जा रहा है, और रिमेनिंग पार्ट सरफेस वाटर के थ्रू रिवर्स में जा रहा है और वो रिवर्स के थ्रू ओशियन में चला जा रहा है। Groundwater is an another important phase of water. Quantum of water which can be extracted economically from groundwater aquifer is known as groundwater potential. तो ये एक्विफर और ये सब हम अभी आगे देखेंगे क्या है, इनका अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे का हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। इनका क्या है पर्पस? सरफेस वाटर डेवलपमेंट, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट और वाटर डिसैलिनेशन। ठीक है, तो म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई, इनमें क्या होना चाहिए? सरफेस वाटर डेवलपमेंट, क्या पर्पस है इसका? ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट और वाटर डिसैलिनेशन। वाटर डिसैलिनेशन मतलब कि उसके सॉल्ट्स को कम करना या फिर जैसे इस हिसाब से रिक्वायर्ड फॉर्म में लेके आना। ठीक है, अब वाटर किस लिए डेवलपमेंट हो रहा है? पहला तो हो गया हमारा इंडस्ट्रियल और म्युनिसिपल के लिए, दूसरा हो गया इरिगेशन के लिए। कंट्री हमारी मोस्टली डिपेंडेंट किस पे है भाई? इरिगेशन पे है। तो मोस्टली हमें वहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। जैसे क्रॉप ग्रोथ नहीं होगी, अगर क्रॉप ग्रोथ नहीं होगी तो फिर हमारे कंट्री का जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो किससे हो भाई? नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाइड्रो पावर जनरेशन, तो टाइडल पावर और हाइड्रो पावर फ्रॉम पम्प्ड स्टोरेज। तो ये छोटा सा पार्ट होता है, कोई बहुत बड़ा पार्ट मुझे नहीं लगता ये होता है, लेकिन फिर भी हाँ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो टाइडल हो गया हमारा ओशियंस में, और हाइड्रो पावर प्लांट फ्रॉम पम्प्ड स्टोरेज ये कहाँ पे? डैम्स को बना के हो जाएगा। ठीक है, फ्लड कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वाटर भी डेंजरस है, कम भी डेंजरस है। पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन का जो भी है उसको कम करना है, कंट्रोल में रखना है। ज़्यादा हो गया तो भाई उसको ट्रीट फिर ज़्यादा करना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट अगर ज़्यादा करनी पड़ी तो इकोनॉमी, फिर वही आ गई बात, पैसा हर जगह पे है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि थोड़ा कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। ठीक है, आगे क्या है, अगला देखते हैं क्या टॉपिक है। सॉयल कंजर्वेशन सच एज इरोजन कंट्रोल एंड सेडिमेंटेशन कंट्रोल। ओके, ये सब नहीं है। अच्छा, कुछ पॉलिसीज हैं, इनको देख लेते हैं। नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी का क्या कहना है? नीड ऑफ द पॉलिसी क्या कहती है ये? एज पर द लेटेस्ट असेसमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस एंड ग्राउंड रिसोर्सेज इज 1869 बिलियन मीटर क्यूब। ये है अवेलेबिलिटी। वाटर इज एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स, शुड बी properly developed, conserved, and managed in such a way that socio-economic aspects needs of the country can be met। तो ये तो बस इंग्लिश लिखी हुई है, सबको समझ आ गई है। ठीक है, नीड ऑफ द पॉलिसी कुछ नहीं है,
बस ये बताया हुआ है कि क्या है इसमें मेन जो है वो आपको पता होगा क्या है। हर जगह भाई पानी पहुंचाना है, नेशनल वाटर पॉलिसी का मतलब है हर जगह पानी पहुंचाना है। वही उसी को पॉइंट्स वाइज यहाँ पे लिख दिया गया है। आउट ऑफ 40 million हेक्टेयर्स of the flood prone areas in the country, out of 14 million hectares of the flood prone area in the country, on an average flood affects an area around 7.5 million hectares per year. इतना एरिया फ्लड में डूब जाता है हर साल। दे शुड बी कोऑर्डिनेटेड एंड मैनेज, तो इसके लिए भी प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज इंक्रीज फ्रॉम अराउंड, देखिए फायदा क्या हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 50 million tons to is about 208 million tons in year 1999 to 2000। तो इतना मतलब 4 times 4-fold हो गया है। तो अगर वाटर सप्लाई अच्छी हुई है तो फिर उसका हमें रिजल्ट भी देखने को मिला है। ग्रोथ प्रोसेस एंड एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लेड टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वाटर फॉर डाइवर्स पर्पसेस, डोमेस्टिक नेविगेशन। ये सब बस मतलब लिखा हुआ है कि वाटर जो प्रोवाइड किया गया वो किस लिए भी यूज हो सकता है, जैसे कि नेविगेशन, रिक्रिएशन, ये सब हमने पढ़ रखा है, फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ था कि किस किस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। तो ये पॉलिसी जो है इसलिए थी कि भाई पानी हर जगह पहुंच जाए और ड्रेनेज की प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। तो ये अडॉप्ट किया गया था 1997 में। सिंस देन अ नंबर ऑफ इश्यूज एंड चैलेंजेस हैव इमर्ज्ड इन डेवलपमेंट और द नेशनल वाटर पॉलिसी हैज बीन रिव्यूड एंड अपडेटेड। तो ये चीजें चलती रहती हैं कि जो प्रॉब्लम आई भाई उसका सॉल्यूशन अपडेट करके उसको पॉलिसी को अपडेट कर दिया गया। ये चीजें चलती रहती हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। एलोकेशन प्रायोरिटीज, तो प्रायोरिटी इस हिसाब से है कि पहले ड्रिंकिंग के लिए पर्पस के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, ये एक हायरार्किकल ऑर्डर है जिसमें लिखा गया है कि प्रायोरिटीज इस तरीके से होनी चाहिए। ड्रिंकिंग, इरिगेशन, हाइड्रो पावर, इकोलॉजी, एग्रो इंडस्ट्रीज, नेविगेशन एंड अदर यूजेस। तो ये नेविगेशन का और पावर प्लांट यहाँ पे है, ये देखिए इस तरीके से मतलब ये प्रायोरिटी एक डिफाइन की गई, पहले कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। प्रोजेक्ट प्लानिंग। सो प्रोजेक्ट प्लानिंग एक प्रॉपर तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए इस, तो ये पॉलिसी के अंतर्गत एक प्रॉपर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाए कि हमारे हर जगह पे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई जो हो वो प्रॉपरली हो सके। जैसे ड्रिंकिंग वाटर जो है वो, इरिगेशन है, इस तरीके के जो भी हमने अभी एस्पेक्ट्स पढ़े हैं उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो इन इस पॉलिसी का मेन प्लानिंग का यही था कि हिली एरियाज में और ट्राइब्स एरियाज में और रूरल एरियाज में पानी का सप्लाई बड़े आराम से पहुंचाया जा सके, उस हिसाब से इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जाए। ठीक है, और इसका अगला जो एम था वो था ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। तो ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट जान रहे हैं सब लोग कि पानी सरफेस पे आ रहा है लेकिन ग्राउंड में नहीं जा रहा, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना बहुत जरूरी है। तो इसको भी एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट माना जाए और इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबको पता है आना चाहिए इस पॉलिसी के तहत कि हाँ हमें हर जगह सेफ ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड करना है और इरिगेशन पर्पस के लिए प्रोवाइड करना है, जैसे जहाँ से प्रॉपर खेती हो सके, जिससे अनाज बढ़िया हो सके, हर साल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हो, इकोनॉमी हो हमारे देश की बढ़े। फिर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, जैसे ऐसा प्रोजेक्ट का प्लान किया जाए कि जहाँ पे रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन को भी एक तरीके से अगर देखा जाए कि ज्यादा दिक्कतें ना हो इसमें। रीसेटलमेंट मतलब कि एक घर को अपने घर को छोड़कर कहीं और बसना, तो उस जगह ऐसा प्लानिंग की जाए कि री सेटलमेंट थोड़ा कम हो, लेकिन अगर हो तो क्लोज टू द सोर्स हो, बहुत ज्यादा दिक्कतें ना हो। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज डन बाय द यूजर्स एंड वेरियस अदर गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी चीज है। आगे देखते हैं।
water quality, both the surface and groundwater should be regularly monitored. Necessary legislation should be made for the preservation of existing water bodies by preventing deterioration of water quality. ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, वाटर क्वालिटी अच्छी रखनी है. फ्लड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. इस पॉलिसी के भी वही सारे एम थे कि ये सब फॉलो किया जा सके. नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 इनके एम थे. तो अब इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं क्या था. साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट इसका ये था कि वाटर रिसोर्स को असेसमेंट करना, वाटर क्वालिटी, वाटर कंजर्वेशन, रिसाइकल, रीयूज, रिस्क एनालिसिस, जितना रिस्क इंक्लूड है उसका एनालिसिस करना, डिजास्टर मैनेजमेंट करना, यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स इन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट. तो साइंस का यूज करते हुए इसको अप्लाई करना कैसे होगा, वो चीज को इस टॉपिक के अंदर रखा गया है. तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि द सक्सेस ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी डिपेंड्स एंटायरली ऑन इवॉल्विंग एंड मेंटेनिंग अ नेशनल कमिटमेंट टू इट्स अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो इसको एक प्रॉपर कमिट करना पड़ेगा. कोई नेशनल प्रोजेक्ट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो हम सरकार को प्लस नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी जाके एक पॉलिसी सक्सेसफुल होती है. तो ये जो अगला पॉलिसी है वो रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन चैलेंजेस एंड प्रोग्राम्स. इसमें क्या था कि वेट, तो रूरल वाटर सप्लाई सैनिटेशन, इसमें कुछ खास बात नहीं लिखी है, बस ऐसे ही लिखा है कि चैलेंजेस एंड प्रोग्राम्स. तो चैलेंजेस क्या आते हैं और वो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने क्या क्या अप्लाई किए हुए हैं, तो ये सब हमने देख रखा है, हमने पढ़ भी रखा है. तो गवर्नमेंट के कुछ दो नए प्रोग्राम हैं, वो थोड़ा सा मैं आप इस पर फोकस करूंगा, और इसमें आगे हमने वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो हम पढ़ेंगे उसको. तो बस दो प्रोग्राम्स हैं, उसका जरा नाम देख लेते हैं. निर्मल ग्राम पुरस्कार और टोटल सैनिटेशन कैंपेन, ये जो है इनके बारे में हम अभी आगे देखेंगे. तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और प्रायोरिटीज में बस इतना ही था. ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड बैंक ने कहाँ हमें किस जगह पे सपोर्ट किया हुआ है, कैसे मॉनेटरी सपोर्ट कैसे दिया हुआ है. तो ये लास्ट जो 20 साल गए हैं उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स ने कई RWSS प्रोजेक्ट्स को अप्लाई किया हुआ है. तो उसमें से कुछ ये हैं जो लिखे हुए हैं. RWSS कर्नाटका, RWSS 1993 से 2000 तक, इसमें वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया हुआ है. ठीक है, यूपी एंड उत्तराखंड 1996 से 2002. तो इन सारे को अब देख लीजिए और इन सबको याद कर लीजिएगा कि कब कब और कहाँ किसने, कब को कहाँ और किसने किया हुआ है. तो वर्ल्ड बैंक ने किया हुआ है इन सब रूरल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम्स में. तो क्या है, इसको आगे देख लेते हैं. These World Bank project benefit about 24 million rural population in more than 15,000 villages in India. ठीक है, तो their main contributions were implementing new institutional models at large scale, building capacity of state department sector institution, enabling achievement of open defecation free clean villages through effective sanitation campaign, improving sustainability financially source wise सर्विस डिलीवरी एंड कम्युनिटी सेटिस्फैक्शन. तो इसमें और भी जो चीजें हैं उसको भी इंक्लूड किया गया था, नॉट ओनली वाटर सप्लाई बट मतलब वर्ल्ड बैंक का ऐसा एम था कि पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट देखा हुआ है. तो मॉनेटरी से लेके कम्युनिटी सेटिस्फैक्शन सर्विस, हर तरीके का सैनिटेशन सप्लाई और हर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटीज को इंक्रीज करना था. तो वर्ल्ड बैंक ने इसमें अपना ये योगदान दिया हुआ है. तो स्कोप ऑफ सैनिटेशन इन रूरल एरियाज, ये क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द रूरल कम्युनिटीज डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफ वेस्ट एंड. तो स्कोप मतलब कि वहां पे क्या किया जा सकता है. तो इसका यही मतलब है कि वहां पे पानी प्रॉपर तरीके से पोर्टेबल वाटर पहुंचाया जा सकता है. उसके लिए क्या करना पड़ता है, अवेयरनेस फैलाइए कि पोर्टेबल वाटर जो हो प्रॉपर ड्रिंकेबल हो, ऐसा भी नहीं कि कहीं कोई भी सोर्स से उठा के बस पी ले रहे हैं. तो वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, एक बार को इसको देख लेते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं. This absence of hygiene, sanitation, and clean drinking water contributes to disease
that ranges from gastrointestinal infection to hepatitis and tuberculosis. Increase in population, decrease in natural resources, and poor education and health services all combine to enhance the negative impact of absence of physical infrastructure, which is necessary to assess the overall degradation of environment. सही है। तो इससे बीमारियां भी हो रही हैं, इन्वायरमेंट डिग्रेड भी हो रहा है, अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है तो फिर ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। Scope supports rural communities to build and improve physical infrastructure for conservation of water and improvement in sanitation through local knowledge which have been neglected by the people. It is working on developing physical infrastructure such as uh, hand pumps, tube wells, water tank, and rainwater harvesting ponds. Water is reservoir and drinking purposes. तो इनका यही कहने का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से एक वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए। कहीं भी कुछ भी नहीं पी लेना है उठा के पानी, तालाब का पानी पिए पड़े हैं, तो ये सब नहीं होगा। उसको प्रॉपर ट्रीट करना है, डिसइंफेक्ट करना है, फिर पीना है, तो वो अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। तो अगला क्या है पॉइंट देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स कंस्ट्रक्टिंग लो कॉस्ट लैट्रिन्स विद कंस्ट्रक्शन ऑफ लो कम्युनिटीज एंड प्रोवाइडिंग बेसिक हाइजीन ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट एरियाज। तो ये सारी चीजें हैं जो कि स्कोप था हमारा इसमें रूरल एरियाज में सैनिटेशन का। अब ये जो दो हमने पढ़े थे कि टोटल सैनिटेशन कैंपेन और निर्मल ग्राम पुरस्कार, जरा इनके बारे में देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें क्या किया था। तो दिस इज अ न्यू स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन रूरल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ओके, दिस इज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड it is applied in Tamil Nadu. It is 3-year scheme developed during 1999-2000. तो इस ईयर में डेवलप हुई है। Objectives: it brings about an improvement in general quality of life, encouraging suitable cost effective approach। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हर एक सैनिटेशन कैंपेन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इसके भी हैं। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या थी? It is being implemented as a community and people centered. Rural school sanitation is major component and तो यही है कि स्कूल्स के लिए ये और रूरल पीपल के बेसिकली यहाँ पे स्कूल से ही लिखा हुआ है। तो स्कूल का सैनिटेशन यहाँ पे टोटल सैनिटेशन कैंपेन किया था। तो वहाँ पे भी गर्ल चाइल्ड है और उनके सिक्योरिटी के लिए इस पे ध्यान रखा गया होगा। टेक्नोलॉजी इम्प्रोवाइजेशंस according to customer preferences, local specific women groups self NGOs are important of the strategy। कुछ है नहीं खास इसमें, आप लोग खुद से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें वही चीजें हैं जो चीजें बाकी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो चीज ये भी कर रही है। ये कहाँ के लिए की गई थी? बस तमिलनाडु, एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे तमिलनाडु की, वहां के लिए। अगला क्या है हमारा? निर्मल ग्राम पुरस्कार। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार को हम क्या करते हैं कि अगले लेक्चर में देखते हैं, और ये वाला लेक्चर यहीं पे हम एंड करेंगे। इसके बाद आपका जो भी होगा अगले लेक्चर में शुरू करते हैं। तो होप करता हूँ सब लोग सही हैं, सेफ हैं, और हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।